गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि ये ह्यूमन स्ट्रक्चर तो दिख रहा है आपको ना। हमने आपको इस टाइम हम आपको ग्रंथि पढ़ा रहे हैं, ग्रंथि बता रहे थे, पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। इसलिए पिछला वीडियो काफ़ी डिटेल में बता दिया था। तो ग्रंथियों के बारे में हम देख रहे हैं। ग्रंथियाँ क्या होती है? बॉडी में थैले होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनमें हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स होते हैं। थैलों में क्या होता है? हार्मोन्स या एंजाइम्स होता है। वो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बॉडी को जब ज़रूरत पड़ती है हार्मोन्स की या फिर एंजाइम्स की, उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता रहता है। यही बताए थे पिछले वीडियो में। तो ये जो थैले होते हैं, इनको दो तीन भागों में, मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि मीन्स होता है थैला। एक बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी थैला। एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है कि ऐसे थैले या फिर ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर जो पदार्थ भरा है उन्हें हार्मोन्स बोलते हैं। अंतःस्रावी की बात कर रहा हूँ मैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और वो अपने पदार्थ को एक मतलब अपने अंदर जो थैले में जो भी उनके भरा हुआ है उसको शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? उस हार्मोन्स को रक्त में छोड़ देते हैं, क्योंकि रक्त पूरे बॉडी में घूमता रहता है, क्योंकि रक्त नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने हार्मोन्स को रक्त में डाल देती हैं और रक्त के माध्यम से वो पूरे शरीर में जहाँ भी उसकी ज़रूरत होता है वो पहुँचता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ रक्त के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। वो अपने अपने ऊपर भरोसा रखती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी खुद की नलिकाएं होती हैं। वो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जो एंजाइम बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स बनते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? एंजाइम्स होता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जो एंजाइम्स होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से भेजती हैं? वो अपनी नलिकाओं के पास से भेजती हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी नलिकाएं नहीं होती और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी नलिकाएं होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपनी चीज़ें रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में भेजती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां अपनी चीज़ें अपनी नलिकाओं के माध्यम से भेजती हैं। बात क्लियर है ना? बोल सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, वो दूसरे के माध्यम से अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी गाड़ी हीरो होंडा ग्लैमर है। वो अपनी गाड़ी के माध्यम से, मतलब ग्लैमर कहने का मतलब ये है कि वो अपनी गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हैं। ये कहने का मतलब है। क्लियर है? तो दो तरीका समझ में आया। एक तो वो जिनके पास जो हार्मोन्स निकालते हैं और उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, मतलब वो दूसरे के माध्यम से भेजते हैं। दूसरा वो जो एंजाइम्स निकालते हैं और जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी है, मतलब अपनी नलिकाओं के माध्यम से दूसरी जगह पर भेजते हैं। बात क्लियर है? और एक मिश्रित होती है। मिश्रित वो हैं जिनके पास हार्मोन्स और एंजाइम दोनों होते हैं, तो उनको मिश्रित में रखा गया है। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो हम इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था सेरोमिन ग्रंथि जो कान में मिलती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। एक पढ़ा था लैक्रिमल ग्रंथि जो आँख में मिलती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। और एक पढ़ा था पंकटन जो कि आँख में ही मिलती है, उसको भी डिटेल से पढ़ा था। आँख की ही एक ग्रंथि रह गई है, उसको देखेंगे। उसके बाद कुछ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिनको आज देखेंगे। चलिए कवर कर लेते हैं उनको। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। बॉडी स्ट्रक्चर में ये रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, इनके अंदर हमारा फेफड़ा है और यहाँ पर ये यकृत और ये है अमाशय, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत। आप इस वीडियो में देखिए, मतलब इस चित्र में देखिए, दूसरे वाले में ये मेल का है और ये फीमेल का है। सिंपल सी बात है। ये दिख रहा है आपको। ये है, क्या है? ये है यकृत, ये अमाशय, ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत। बॉडी में ऐसे भरे पड़े हैं ये। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, तभी तो पता चले ना हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो हम इस समय बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। उसमें हम आँख को पढ़ रहे थे। आँख की दो ग्रंथियों को देख लिया था, एक ग्रंथि रह गई, उसको आज कवर कर लेते हैं। ये दिख रहा है खूबसूरत सी आँख, किसकी है? ऐश्वर्या राय की है। फोटो निकाल कर लाया हूँ मैं आपके लिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में लैक्रिमल ग्रंथि आपको बताया था, ऐश्वर्या राय की नहीं है, ऐसा ऐसे बोल दिया था। और ये इधर हमने बताया था पंकटम होता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात कर ली। आज की बात क्या करना है? आज बात करना है आँख में एक ग्रंथि और होती है, उसको बोलते हैं मेबियन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मे बी या न मेबियन ग्रंथि। मेबियन ग्रंथि का काम क्या होता है? ये मेबियन ग्रंथि आपको मिलेगी यहाँ पर, यहाँ आँख में, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे फैली हुई मिलती है। अच्छा, मेबियन ग्रंथि का काम क्या है? मेबियन ग्रंथि का काम ये है कि आँखों के नीचे की तरफ ये होती है और ये क्या करती है? आँखों की सुरक्षा का काम करती है। दरअसल ये एक तेल का निर्माण, तैली जैसी
तैली जैसे द्रव बनाता है, तेल जैसा एक द्रव बनाता है जो कि इस आँख में फैला रहता है। इसका काम क्या होता है, आँख में जितनी भी गंदगी, आप जैसे घूमते टहलते रहते हो, धूल मिट्टी पड़ती रहती है, आँख में भी जाती रहती है। तो आँख में जितनी गंदगी इकट्ठा हुई रहती है, जब आप सोते हो ना, जब आँख आप बंद करते हो तो आँख को आराम मिलता है। तो उस दौरान आँख में जितना कीचड़ रहा होगा उस समय, तो ये उस तेल के माध्यम, जो अपने ये मेबियन जो तेल बना रही है, उस तेल के माध्यम से उस पूरे कीचड़ को इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करके किनारे किनारे या फिर आँख के यहीं बगल में बालों के पास यहाँ किनारे भेज देगा, जो कि आपकी आँख के कीचड़ के रूप में बाहर आता है। जानते हो ना, आँख में कीचड़ होता है, वो बाहर आता है। ठीक है, जब आप सो के उठते हो ना, एकदम सूखा सूखा सा चिपका रहता है यहाँ पर, वो यही बनता है। कौन बनाता है, मोबियन। बात क्लियर है, कहाँ मिलता है, आँख के नीचे। इसके बाद ये लैक्रिमन हमने पिछले वीडियो में बताया था, पंकटन के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखो तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आँख क्लियर हो जाता है, आगे चलते हैं। अगर अगले बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात करें तो एक ग्रंथि होती है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड मतलब स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि का काम क्या होता है, शरीर में पसीना निकालने का काम करती है। बॉडी से पसीना जो निकलता है ना, स्वेद ग्रंथियों से निकलता है, इतना जानते हो ना। यह पसीने का निर्माण करने के लिए सक्षम है, मतलब पसीने का निर्माण करता है। ये दिख रहा है, ये आपके शरीर का जो त्वचा है, ये त्वचा है, त्वचा का ही एक काट है, उसको दिखाया गया। त्वचा में जो ये रोए होते हैं, ये दिख रहा है ना, ये बाल है जो रोए हैं। तो एक बात यहाँ इस चित्र से समझ में आता है कि शरीर के त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से पसीना बाहर आता है। जो दिख रहा है ना आपको, ये पसीना है, पसीना बाहर आता है। एक बात और क्लियर पता चलता है कि जो रोए होते हैं उनके माध्यम से, उनके छिद्रों के माध्यम से पसीना निकलता ही है। उसके अलावा और भी छिद्र होते हैं जहाँ रोए नहीं होते, फिर भी वहाँ से पसीना बाहर आता है। तो वो जो छिद्र है जहाँ से पसीना जिसके माध्यम से बाहर आता है, वो जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो नीला वाला ये दिख रहा है, ये और ये वाला, ये क्या कर रहे हैं, बॉडी में नीचे इकट्ठा है और बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रख, बाल देखो यहाँ नीचे तक आया हुआ है, यहाँ तक। तो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए शरीर से पानी को इस बाल के रास्ते से या फिर वैसे भी ये बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी को मैं ऊपर कर रहा हूँ, देख रहे हो। तो इस तरीके से ये पसीना बाहर निकालने का काम करते हैं। कौन सी ग्रंथियाँ हैं, श्वेत ग्रंथियाँ। जानते हैं ये पसीने का निर्माण करती हैं और जिसमें क्या होता है, नमक भी होता है। तो जानते हो ना, पसीने में नमक होता है, नमक होता है और क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम भी मिलता है। लाइसोजाइम एंजाइम सुने हो, लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में बता चुके हैं कई बार। इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहाँ मिलेगा ये श्वेत ग्रंथियाँ, हमारी त्वचा में मिलेगा। क्या करता है, पसीने का निर्माण करता है, जिससे शरीर को ठंडा महसूस होता है। तो अभी गर्मी पड़ रही है ना, पसीना तो खूब भर भर के हो रहा होगा। बात क्लियर है। एक बात तो यहाँ से बता दूँ आपको थोड़ा सा कि ज़रूरत से ज़्यादा देखो, हवा जो इस टाइम से कि होता है ना, गर्मी चल लग रही तो अक्सर हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं और जब तक आपके बॉडी में पसीना होता रहता है तब तक पंखा का हवा भी बहुत ठंडा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपके बॉडी में पसीना सूख जाता है, तब आपको वो हवा ठंडा नहीं लगता है। तो ऐसे में ज़बरदस्ती अगर आप हवा लेंगे ना, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा नमी है ना, वो भी सूख जाएगी। तो इसमें क्या होगा, त्वचा ये सूख जाएगा और झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और क्या होगा, आपके निखार, त्वचा का निखार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पंखे का हवा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्यूटी चली जाएगी, चेहरा रूखा हो जाएगा, हाथ पैर रूखे हो जाएंगे, कोई देखेगा नहीं आपकी तरफ। ठीक है तो जितना ज़रूरी है उतना ही पंखे का हवा लें और कोशिश करें कि सीधे तौर पे हवा ना लें। जैसे कि आप घर में सोते भी हैं तो डायरेक्ट पंखे का हवा ना लें, ऊपर से मच्छरदानी लगा लें। तो वो हवा छनकर हल्के हल्के से आती है ना, तो डायरेक्ट असर भी नहीं करती है और उतना नुकसान भी नहीं करती है। इस तरह से हवा ले सकते हैं आप। तो मच्छरदानी लगा लें, मच्छर से भी सुरक्षा रहेगी, प्लस डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा, हवा हल्का हल्का लगेगा, तो शरीर के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। कोशिश करें कि डायरेक्ट हवा ना लें। चलें आगे। एक ग्रंथि और है, श्वेत ग्रंथि के अलावा एक ग्रंथि है तैलीय ग्रंथियाँ। बॉडी में मिलती हैं तैलीय ग्रंथियाँ, जिनसे तेल निकलता है। आपके चेहरा पे जो सॉफ्टनेस बनी रहती है, आपका चेहरा हो गया या फिर स्किन, हाथ पैर का स्किन हुआ, कोई भी जो मुलायम बना रहता है, किसकी वजह से होता है, तैलीय ग्रंथियों की वजह से होता है। तो तैलीय ग्रंथियों में क्या होता है, सीबम का निर्माण होता है। ये दिख रहा है ना, सीबम लिखा हुआ है, ये कहाँ बनता है, ये दिख रहा है ना, ये तैलीय ग्रंथियाँ हैं और ये इनमें बनता है क्या,
सीबम का निर्माण होता है और ये सीबम शरीर के बाहर आता है। थोड़ा सा इसको देखिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, जो इधर देखिए, ये आपकी त्वचा है, त्वचा पर ये रोए हैं पूरा, और ये सीबम के माध्यम से तेल बाहर आएगा ये यहाँ पर, और इस त्वचा पे फैल जाएगी। स्किन लिखा है ना, स्किन सरफेस, और ये जो बाल दिख रहे हैं रोए हैं, बॉडी पे तो रोए रहते हैं, तो ये आकर इसी फैल जाएगा, जिससे त्वचा मुलायम बनी रहती है। क्या बोलते हैं इसे? तैलीय ग्रंथि। क्या बनता है वहाँ पर? सीबम बनता है। बात क्लियर है? ठीक है। एक ग्रंथि और रह गई है, उसको देख लेते हैं। बाकी तो लार ग्रंथियाँ हैं, और अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ हैं वहाँ से भी एंजाइम्स निकलते हैं, पाचक एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन, तो वो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र जब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम केवल बाह्यस्रावी कुछ ग्रंथियों को देख रहे हैं जो कि पाचन तंत्र में यूज नहीं होती, फिर भी वो बाह्यस्रावी हैं। तो इसके अलावा एक ग्रंथि और है, उसे बोलते हैं स्तन ग्रंथियाँ, उसको भी देख लेते हैं। आइए स्तन ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। स्तनधारी वर्ग के शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे श्वेत ग्रंथियों का ही रूपांतरण माना जाता है, और ये क्या करती है? दूध का स्रावण करती हैं, जो नवजात शिशु के पोषक आहार का काम करता है। ठीक है। स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड को स्तनधारियों में जो विशेष प्रकार के मतलब ये ग्रंथियाँ हैं, ये फीमेल में पाई जाती हैं। दरअसल मेल और फीमेल में दोनों ही भ्रूणावस्था में मतलब जब जन्म होता है तो उस दौरान जो है स्तन का विकास होता है मेल और फीमेल में समान होता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगते हैं, मेल और फीमेल, तो जब 10 से 12 साल की उम्र के दौरान जब फीमेल में सेक्स हार्मोन एक्टिव होने लगता है, तो उस दौरान यह स्तन ग्रंथियां बाहर आने लगती हैं। और उस दौरान कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है? मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होता है तो स्तन ग्रंथियां बनना शुरू हो, और स्तन ग्रंथियां जब बनना शुरू होती हैं तो फीमेल के स्तन में उभार आना शुरू हो जाता है, जबकि मेल के स्तन में कोई उभार नहीं आता है। ठीक है। शुरुआत में दोनों समान होते हैं, बस जब एस्ट्रोजन हार्मोन, सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, एक्टिव होता है, तब जाकर स्तन में उभार होना शुरू होता है और स्तन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जो आपको काट दिख रहा है, ये स्तन ग्रंथि का ही है। थोड़ा इसको ध्यान से देखें। स्तन ग्रंथियों में फीमेल में इस तरह से ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे छोटे छोटे ग्रंथियों के रूप में मिलते हैं, और इसमें क्या होता है? दुग्ध भरा रहता है, दूध इसी में रहता है, और ये छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से आगे आकर जुड़ी रहती हैं। और सामने यहाँ वाले पार्ट पे निपल्स होता है। निपल्स का काम है, निपल्स के पीछे दूध बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है, और जब जन्म होता है बच्चे के, तो उस दौरान यहाँ स्तन में दूध बड़ी मात्रा में स्टोर रहता है, और यहाँ पर निपल्स के पीछे दूध इकट्ठा रहता है, और जब बच्चा निपल्स पे दबाव डालता है तब जाकर दूध बाहर आता है। ठीक है। मतलब कि निपल्स जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे, चूचुक बोलते हैं निपल्स को। तो ये फीमेल बॉडी में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं, मतलब फीमेल जानवर हैं, जहाँ पर उनके बॉडी में निपल्स नहीं मिलते। स्तन ग्रंथियाँ तो रहती हैं लेकिन निपल्स नहीं मिलते। इधर देखें आप, ये यहाँ पर जो लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा ना, ये वाला क्षेत्र, ये डक्ट में से नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं जो सफ़ेद सफ़ेद आई हुई नलिकाएं हैं, और ये वाला क्षेत्र क्या है? यहाँ पर दुग्ध स्टोर है, और ये दुग्ध इन नलिकाओं के माध्यम से यहाँ पर आकर रुकेगा। और ये वाला पार्ट जो उभरा हुआ है, यहाँ लिखा निफल सरफेस, ये निफल्स है, इसके माध्यम से ये बाहर निकलता है जब इस पर दबाव पड़ता है। लेकिन एक जानवर है जिसे बोलते हैं भारत का विश्व का प्रथम स्तनधारी जानवर के रूप में उसे सूचीबद्ध करते हैं, उसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस का जो प्लेटिपस में जो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसमें निपल्स नहीं मिलते हैं। इस जानवर को आप देखे होंगे, इसे प्लेटिपस बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेमी, लगभग 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का लंबा होता है। ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, तो उभयचर भी बोल सकते हो आप, पानी ज़मीन दोनों जगह मिल जाता है। ये प्लेटिपस बोलते हैं। दरअसल जीव दो तरह से जन्म देते हैं, या तो वो अंडज, कोई जीव दो तरीके से बच्चों को जन्म देता है, या तो अंडे के रूप में जन्म देगा या फिर डायरेक्ट बच्चे के रूप में जन्म देगा। अगर वो अंडे को जन्म देता है तो वो उसे अंडज बोलते हैं, अगर वो बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है तो उसे जरायुज बोलते हैं। जो जीव मतलब जो प्राणी अंडे देते हैं वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते, इतना तो जानते हो आप, और जो प्राणी बच्चे देते हैं वो बच्चों को दूध पिलाते, ये भी जानते हो। लेकिन ये प्लेटिपस ऐसा प्राणी है, इसे ऐसा ही एक प्रजाति डकबिल भी बोला जाता है, ऐसा प्राणी है जो अंडे देता है, उसके बाद अंडे से जब बच्चा बाहर आ जाता है ना, उसको दूध भी पिलाता है।
प्लेटिपस। तो प्लेटिपस की विशेषता ये है कि इसकी जो अंदर जो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर निपल्स नहीं मिलते हैं, इसके स्तन ग्रंथियों में निपल्स नहीं मिलते हैं। बॉडी में जो भी दूध बनता है ना वो ऐसे स्तन ग्रंथियों से इसे बाहर निकल कर फैल जाता है। तो इसका बच्चा क्या करता है, वही दूधों को इसे चाट लेता है। मतलब कि निपल्स होता तो निपल पे दबाव डाल के पी लेता, लेकिन ये इसमें निपल्स नहीं मिलते हैं। जनरली जानकारी के लिए बता दिया हूँ, इसको आप याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए कि कौन सा जानवर है अंडे भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है, तो उसका नाम है प्लेटिपस। कहाँ मिलता है? बड़ी मात्रा में ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रहेगा ये। अब लास्ट में चलते चलते पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिना नेट की मदद से। किताब में अगर आपको मिले तो ढूंढ लीजिए, अगर पता है तो कमेंट में टिक आप बताइएगा कि डोडो पक्षी मुख्यतः कहाँ पाया जाता था क्योंकि अभी विलुप्त हो चुका है। तो डोडो पक्षी मुख्यतः कहाँ पाया जाता था, आपको कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन बताना है। और मैंने जो आपको शुरू में चित्र दिखाया था वहाँ पर भी अच्छे से स्तन ग्रंथियों को उस फिगर में भी दिखाया गया था। ये चित्र याद है ना? देखिए इसमें स्तन ग्रंथियाँ अच्छे से दिखाई गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना ये मेल है ये और ये वाला फीमेल है। फीमेल ये में वाले में ये पार्ट देखिए कैसे इधर दुग्ध ग्रंथियों को आसानी से इसमें दिखाया गया है। ये दिख रहा है आपको, ये दुग्ध ग्रंथियाँ हैं और कैसे इधर आकर किसी नालिका से यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था फीमेल का था और ये मेल का था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इस वीडियो में भी। चित्र देखने से जो चीज़ दिमाग में घर कर जाती है, तो घर करने का मतलब है कि दिमाग में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें।